उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां कमर कस रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर एक ऐसी चिंगारी भड़की है जिसने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। मुरादाबाद के सियासी अखाड़े में सपा के ही दो दिग्गज आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक रूटीन बदलाव है या इसके पीछे छिपी है एक बड़ी सियासी खतबदाहट? कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय से, जहां अखिलेश यादव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक चल रही थी। इसी बैठक में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और विधायक कमाल अख्तर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। सांसद रुचि वीरा की शिकायत थी कि स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उन्हें दरकिनार कर विधायक कमाल अख्तर से निर्देश ले रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर राजनीतिक उपेक्षा और कार्यक्रमों में न बुलाने का आरोप लगा दिए। मामला बिगड़ता देख खुद अखिलेश यादव को बीच बचाव कर मामला शांत कराना पड़ा। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के तुरंत बाद कमाल अख्तर ने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो इसे अखिलेश यादव का निर्देश बता रहे हैं। अख्तर ने कहा, मैं सपा का कार्यकर्ता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश सर्वोपरि है, भविष्य में जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। उन्होंने अपने इस्तीफे और रुचि वीरा के विवाद को अलग रखने की अपील की। आप विधानमंडल चल रहे हैं ना, कुछ है ही नहीं इस्तीफा यार, नॉर्मल प्रक्रिया भाई। क्यों फ्रेम में डाल? ये देखिए, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। पार्टी का जो आदेश होता है उसका हम लोग पालन करते हैं। पार्टी ने आदेश किया कि आपको ये पद निर्माण करना, तो हम पार्टी का काम कर रहे थे। पार्टी ने किया कि आप किसी और को मौका देना, तो किसी और को मौका मिलेगा। भाई पहले मैं युवजन सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, अब और लोग बने, कल को और लोग बनेंगे, तो सतत प्रक्रिया भाई। वहीं दूसरी तरफ सांसद रुचि वीरा का रुख सख्त था। उनका कहना था कि उन्होंने पार्टी चीफ को जिले की अनुशासनहीनता के बारे में बताया था और अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझकर ही ये कदम उठाया है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। चुनाव करीब आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको कहाँ क्या जिम्मेदारी दें, ये उनका फैसला है। और जैसे अभी आप कह रहे थे कि मतलब मेरा कहना ये कि पूर्व की बातों को इन बातों से जोड़ने की कोई मतलब कोई रेलेवेंसी नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है इस बात को पुरानी बात से जोड़ने की। जो मैटर था वो मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया था। हमारी जिम्मेदारी है कि पार्टी में कहीं नुकसान होने की का अंदेशा हो तो हम उन्हें अवगत करा दें। बाकी वो कैसे क्या कर रहे हैं ये उनका नजरिया है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि क्योंकि जो शिकायत आपने की थी उससे रिलेटेड ये मामला है? नहीं, इससे मुझे नहीं लगता कि इसका उससे कोई संबंध है। ये तो चुनाव के मद्देनजर अभी ना मालूम क्या क्या फैसले हों, किसको कहाँ लगाया जाए, किसको कहाँ जिम्मेदारी दी जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। पीडीए सम्मेलन वाला जो मामला मुरादाबाद का था, उस शिकायत वो तो पुरानी बात हो गई, उसे मैंने अवगत करा दिया था, काफी पुरानी बात हो गई वो। तो मुलाकात हो गई थी अखिलेश यादव जी की आपकी? हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जितना मिलना आसान है, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में किसी भी नेता से इतना मिलना, जो कि मतलब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जितना अखिलेश यादव जी से मिलना आसान है, इतना किसी भी दूसरे नेता से मिलना शायद आसान नहीं है। तो हम तो मिल लेते हैं, अपनी बात भी रखते हैं उनसे, और जो भी चीज़ें हैं, जो सुझाव हैं, जो समस्याएं हैं, सबसे अवगत कराते रहते हैं। लेकिन राजनीति में जो दिखता है सिर्फ उतना ही सच नहीं होता। कमाल अख्तर का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अपने पैर पसार रहे हैं। जिस वक्त सपा में ये घमासान चल रहा था, उसी वक्त ओवैसी बिजनौर में गरज रहे थे। ओवैसी ने मंच से सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा था कि अखिलेश समाजवाद नहीं यादववाद की राजनीति करते हैं। उनका वो मशहूर नारा फिर गूंजा, अब्दुल केवल दरी नहीं बिछाएगा, उसे सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। सपा को सीधी चुनौती दी कि अगर उन्हें मुस्लिमों का वोट चाहिए तो 2027 में मुसलमान मुख्यमंत्री का ऐलान करें। इसीलिए मैं आज आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। यकीनन हम भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चल कर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बने। मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं
कि नहीं, समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वोट डाला जाएगा, मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो याद रखो अब कोई दरी नहीं बिछाएगा। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, या हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी, अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी, और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा, गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीर की आवाज पर उस विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था। मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा हिंदू धर्म के वैश्य समाज से आती हैं, जबकि कमाल अख्तर मुस्लिम बिरादरी से। जब दोनों में झगड़ा हुआ तो इस्तीफा एक मुस्लिम नेता से क्यों मांगा गया? ओवैसी जैसे नेता सपा और आरजेडी से नाराज मुस्लिम नेताओं को ही अपना हथियार बनाते रहे हैं। याद रहे, पिछले साल राज्यसभा चुनाव में मनीष पांडे की बगावत के बाद अखिलेश ने कमाल अख्तर जैसे वफादार को यह पद दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि कमाल अख्तर सपा में बने रहते हैं या 2027 के टिकट बंटवारे में कोई नया गुल खिलाते हैं। अखिलेश यादव के लिए 2027 से पहले अपने नेताओं के बीच इस ईगो क्लैश को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। सपा के इस अंदरूनी कलह और ओवैसी के हमलों पर आपकी क्या राय है? क्या अखिलेश यादव 2027 से पहले डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? जाते जाते आपको बिजनौर में दिए ओवैसी के भाषण के कुछ अंश सुनाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज क्या 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 हो रहा है। आप बताइए कि 200 साल से मस्जिद है, पुलिस स्टेशन बात में आया तो मस्जिद को तोड़ने की नोटिस दी जाती है। 250 साल से मस्जिद है, रेलवे स्टेशन बात में आया तो नोटिस दी जाती है मस्जिद को तोड़ने के लिए। मैं भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर पुकार कर कह रहा था कि बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वक्फ तरमीमी कानून को लाने का एक ही मकसद है कि मुसलमानों से वक्फ की जायदादों को छीन लिया जाए, मस्जिदों को तब्दील कर दिया जाए, या फिर मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। बताओ आज संभल की मस्जिद को किस बुनियाद पर शहीद कर दिया गया? मैं पुकार कर कह रहा था तो मजलिस के मुखालिफीन कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं कह रहा था कि वक्फ बा यूजर खत्म हो जाएगा तो नादान कह रहे थे नहीं वक्फ बा यूजर रहेगा। अरे वक्फ बा यूजर अगर है तो बताओ संभल की मस्जिद को किस बुनियाद पर तोड़ा गया? अगर वक्फ बा यूजर कानून में है तो फिर नोटिस किस बुनियाद पर मीरठ और दीगर जगहों पर मस्जिदों को दी जा रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, फिरका परस्ती से मुकाबला अगर करना है तो जमहूरी तरीके से करना है। हमको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। मैं नहीं चाहता कि कोई नौजवान अपनी जान की बाजी लगा दे, और मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि अल्लाह तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे, और अगर जिस दिन जरूरत पड़ेगी जान की बाजी लगाने के लिए तो इंशाअल्लाह ताला पहले असदुद्दीन ओवैसी अपनी जान को आपके इत्तेहाद और आपके वक़ार के लिए कुर्बान कर देगा। मगर नौजवानों, ये हाल आज हम देख रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है।